नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। 20 प्रैक्टिस सेट जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, उस श्रृंखला में आज ये 15वां प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो वर्तमान में जारी की गई वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है, उसके अनुसार कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण में अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कितना प्रतिशत होगा। तो आपका सही जवाब होगा 24.62, यानी विकल्प सी सही होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर एक चीज और देना है कि यदि हम 2019 की तुलना में कुल वनावरण और कुल वृक्षावरण में वृद्धि को देखें तो वो वृद्धि बनती है 2261 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी अगर हमसे ये पूछा जाए कि टोटल वृद्धि कितनी हुई तो 2261 किलोमीटर। अगर ये पूछा जाए कि टोटल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है और वृक्षावरण है तो वो हमारा जवाब होगा 24.62। और अगर ये पूछे कि क्षेत्रफल में टोटल कितना एरिया आता है तो हमारा सही जवाब होगा 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन तमाम बिंदुओं को इस प्रश्न के साथ कोरिलेट करके देखना जरूरी था, यानी प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि प्रचलित मूल्यों पर 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का कितना हिस्सा है। तो आपका सही जवाब होगा 18.8%, यानी कि प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प होगा ए। यानी कि 2021-22 के प्रचलित मूल्यों पर सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का हिस्सा जो है वो 18.8 है। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है। तो आपका सही जवाब होगा 1.4%, यानी कि विकल्प बी सही हो जाएगा तीसरे का। यानी आर्थिक समीक्षा 2021-22 में यह बताया गया कि 2018 में जो सब्जी और फलों की विश्वव्यापी निर्यात है उसमें भारत का हिस्सा कितना है तो 1.4% है, यानी प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब बी। चौथा प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोत पर विचार कीजिए। यानी कि जो 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया गया उसमें जो केंद्र सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति होगी वो पूछ रहा है कि किन स्रोतों से ज्यादा से कम के फॉर्मेट में अगर देखें तो उसका क्या क्रम होगा। यहां देखिए नीचे लिखा हुआ है कि सकल कर राजस्व के मामले में अवरोही क्रम बताइए। अवरोही क्रम मतलब होता है ज्यादा से कम का। चलिए देखते हैं। तो यहां पर हमारा सही जवाब होगा डी, यानी सबसे ज्यादा माल एवं सेवा से राजस्व आता है, उसके बाद निगम कर से, उसके बाद केंद्रीय एवं उत्पाद शुल्क से और अंत में सीमा शुल्क से। ये जो विकल्प में दिए गए नाम हैं उनके आधार पर हम राजस्व के स्रोत का क्रम डिफाइन कर रहे हैं। यदि हमको ये कहा जाए कि आप टोटलिटी में बताइए कि भारत सरकार को रुपया कहां से आता है तो उस क्रम को भी आप समझ लीजिए, ताकि अगर किसी नाम को हटाया या जोड़ा जाए तो आपको क्रम बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे ज्यादा पैसा उधार और अन्य देयताओं से आता है और वो प्रतिशत में 35% होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जीएसटी से पैसा आता है जो 16% होता है, और तीसरे नंबर पे निगम कर से आता है जिसको कॉर्पोरेशन टैक्स भी कहते हैं। ठीक है, ये 15% आता है। चौथे नंबर पे आयकर है, पांचवें नंबर पे केंद्रीय एवं उत्पाद शुल्क है और अंत में छठवें नंबर पे सीमा शुल्क है। ये सही क्रम है पैसे के आने का। एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूं, उधार एवं अन्य देयताओं से सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे जीएसटी, तीसरे नंबर पे निगम कर, चौथे नंबर पे आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क पांचवें नंबर पे, और फिर आगे है सीमा शुल्क से राजस्व की सरकार को प्राप्ति होती है। अब इन नामों का जो जिक्र प्रश्न में किया गया है उस हिसाब से हमारा सही समूह डी बनेगा, यानी प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब डी होगा। पांचवा देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन का कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। यानी ये पूछा जा रहा है कि देश में जो कुल मैंग्रोव वन है वो प्रतिशत के आधार पर कितने हैं। तो आपका सही जवाब होगा 0.15%, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% क्षेत्र में भारत में मैंग्रोव वन है। अब यहां पर यह पूछा जाए कि यदि कुल क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल पे मैंग्रोव वन है तो आपका सही जवाब होगा 4,992 किलोमीटर स्क्वायर में। यानी ये जो 0.15% है ये अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो ये 4,992 किलोमीटर स्क्वायर बैठेगा। अब एक बात और यहां जानना जरूरी है कि 2019 से यदि तुलना किया जाए तो 2021 की रिपोर्ट में मैंग्रोव वन में जो वृद्धि हुई है वो 19 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में मैंग्रोव वन किन राज्यों में सबसे अधिक से कम की श्रेणी में टॉप 3 राज्यों का नाम बता दीजिए,
तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे मैंग्रोव वन है गुजरात में, और तीसरे नंबर पे मैंग्रोव वन है अंडमान निकोबार में। यानी इस प्रश्न को इतने और तथ्यों के साथ पढ़ा जाए तो ये कंप्लीट होगा। यानी प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा डी। आगे देखिए, छठवां प्रश्न कह रहा है कि प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस राज्य में, किस देश में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया में। यानी कि दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। यानी प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब सी होगा। सातवां प्रश्न देखिए, किसानों के अनाजों के हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया? तो आपका सही जवाब होगा ई कुशल के माध्यम से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी ई कुशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों के जो अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए जो कृषि उड़ान योजना की चलाई गई, उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। किस प्लेटफॉर्म के जरिए? तो ई कुशल के जरिए। यानी 7वें प्रश्न का सही जवाब ए हो जाएगा। 8वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग, यानी इंग्लिश में इसको सी काऊ कहते हैं, डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु वो राज्य है जहां पर डुगोंग यानी सी काऊ के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। यानी प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा डी। 9वां प्रश्न देखिए, किस देश में दुनिया का पहला शिप टनल बनाया जा रहा है? तो आपका सही जवाब होगा नॉर्वे में। यानी नॉर्वे वो दुनिया का पहला देश है जहां पर शिप टनल का निर्माण किया जा रहा है। यानी प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब सी होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है कि पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब ये स्टेटमेंट गलत है तो हमारा सही जवाब क्या होना चाहिए, ये भी हमको जानना होगा। तो जो टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुआ उसमें पहले स्थान पे चीन था, और जरा टॉप 3 कंट्रीज का नाम भी आप लोग जान लीजिए। पहले स्थान पे चीन, दूसरे स्थान पे ग्रेट ब्रिटेन और तीसरे स्थान पे अमेरिका था। यानी यहां पर कथन एक गलत दिया है, और उसका सही जवाब क्या होगा ये भी आप लोगों ने जान लिया। अगला कथन है कि पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान मिला है, ये बिल्कुल सही कथन है। और यहां पर एक बात और जान लेना आवश्यक है कि जो भारत ने पदक जीते थे उनकी कुल संख्या 19 थी, जिसमें से 5 स्वर्ण थे, 8 रजत थे और 6 कांस्य पदक जीते थे टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। यहां पर यह भी जानना आवश्यक है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो सोमाइटी टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर है सोमाइटी। अगर ये पूछा जाए कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम है मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, इसकी थीम है मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। ये भी जान लीजिए कि भारत ने इस टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 पदक जीते। एक बात और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पीसीएस के प्रीवियस ईयर में इस प्रश्न को पूछा गया कि कितने खेल शामिल थे। तो याद रखिएगा इसमें 22 खेल शामिल थे टोक्यो पैरालंपिक 2022 में, और 2 नए खेल जो हैं इसमें शामिल किए गए थे, जिसका पहला है बैडमिंटन और दूसरा है ताइक्वांडो। यानी कि टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन और ताइक्वांडो को नया शामिल किया गया और कुल खेलों की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। ये होलिस्टिक अप्रोच में हम लोगों ने इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिया, और प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा बी। 11वां प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला एशिया का पहला देश है? तो आपका सही जवाब होगा भारत। यानी भारत एशिया में वो पहली कंट्री है जिसने प्लास्टिक समझौता शुरू किया है। यानी प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ए। प्रश्न संख्या 12 देखिए, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर कौन सा है? नियो बोल्ट विकसित किया गया है। तो ये जो व्हील चेयर जो भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित है, इसका नाम क्या है? नियो बोल्ट। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया, इसको विकसित किया गया। यानी कि जो मोटर चालित व्हील चेयर है जिसका नाम नियो बोल्ट है, उसको आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। 12वें नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 13 प्रश्न की तरफ चलें। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन सा है? यह प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पहला जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग है वो है दिल्ली चंडीगढ़, और आपका सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 14 देखिए, रोपवे सेवा सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो आपका सही जवाब होगा वाराणसी। याद रखिएगा इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रोपवे को सार्वजनिक परिवहन के तौर पर शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो वो है वाराणसी। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि रोपवे शुरू करने वाला, रोपवे तो कई जगह पे आप टूरिस्ट प्लेस की जगहों पे जाएंगे, और ज्यादातर जो पहाड़ी इलाके में जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पर रोपवे की सुविधा है, लेकिन यहां पर रोपवे की सुविधा सार्वजनिक परिवहन के लिए करने की बात हो रही है। तो पहला शहर होगा वाराणसी। यानी प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा बी। 15वां प्रश्न देखिए,
अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने के लिए 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आपका सही जवाब होगा बोरिस जॉनसन। इसका सही जवाब डी हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। अब यहां पर कुछ बातों को इंक्लूड करना काफी जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जो 2021 में G7 सम्मेलन हुआ वो क्रम के हिसाब से 47वां था, ये जानना जरूरी है। फिर दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि 2022 में G7 का जो सम्मेलन होना है वो कहां पर होगा और किस क्रम का होगा? तो जो 2022 में G7 सम्मेलन होगा वो 48वां होगा और इसका आयोजन जो है वो जर्मनी में किया जाएगा। इसी प्रकार G7 2023 का आयोजन जापान में होगा और वो क्रम के हिसाब से 49 होगा। इसी प्रकार G7 2024 का आयोजन इटली में होगा और वो क्रम के हिसाब से 50वां होगा। इस तथ्य को याद रखना होगा क्योंकि कई बार आगामी वर्षों के भी आयोजन स्थल का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको आप पूरा होलिस्टिक जितना अभी तक डिक्लेयर हो चुका है आपको उसको जानना जरूरी है। और प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब होगा बी, इटली की अध्यक्षता में 2021 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। फिर वही प्रश्न उठता है कि ये क्रम के हिसाब से कौन सा था? तो ये क्रम के हिसाब से 16वां G20 शिखर सम्मेलन था जिसका आयोजन दिल्ली इटली में किया गया। ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब बी होगा। तो याद रखिएगा कि जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 में होगा वो इंडोनेशिया में, 18वां शिखर सम्मेलन जो T20 का 2023 में होगा उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में अध्यक्षता भारत करेगा और 19वां G20 शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन 2024 में होगा उसकी अध्यक्षता ब्राजील को दी गई है। तो इन तथ्यों को आप जरूर कोरिलेट करके याद रखें। प्रश्न संख्या 17 देखिए। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया जिसकी थीम क्या थी? आर्द्रभूमि को इंग्लिश में वेटलैंड कहते हैं, यानी कि जो वर्ल्ड वेटलैंड डे था उसका आयोजन 2 फरवरी को किया गया। अब इसकी थीम क्या है? तो हम लोग इसको पूर्व में देख चुके हैं, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसकी थीम थी और प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब डी होगा। इस थीम को याद रखिएगा, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। अगला प्रश्न देखिए 18, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो आपका सही जवाब होगा अनिंद्या दत्ता ने, यानी अनिंद्या दत्ता ने द एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नामक पुस्तक को लिखा था। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ए होगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी ये पूछ रहा है कि जो हाल ही में वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया उसके हिसाब से भारत को विनिर्माण के केंद्र के रूप में किस स्थान पर रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा दूसरा स्थान मिला है भारत को। तो फिर प्रश्न उठता है कि पहला स्थान किसका है? तो इसमें वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में प्रथम स्थान चीन का है। और फिर यह है कि इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया? तो कुशमैन और वेकफील्ड द्वारा जारी किया गया। कुशमैन और वेकफील्ड द्वारा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया और प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 20 देखिए। किस देश ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता किया है? तो आपका सही जवाब होगा फिलीपींस। याद रखिएगा, भारत ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत अब वो रक्षा क्षेत्र में निर्यात पर भी ज्यादा फोकस कर रहा है और इसी फोकस के दौरान उसने ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात करने का फैसला किया है और फिलीपींस वो पहला देश है जो ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज कर रहा है। और प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 21 देखिए। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु और काली गर्दन वाले क्रेन ग्रस निकोलिस को राज्य का पक्षी घोषित किया है? तो आपका सही जवाब होगा लद्दाख, यानी लद्दाख में हिम तेंदुओं को राज्य का पशु और काली गर्दन वाले क्रेन यानी जिसको कहते हैं ग्रस निक्रिकोलिस, इसको राज्य का पक्षी घोषित किया है लद्दाख ने। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब होगा बी, लद्दाख। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसका है? तो आपका सही जवाब होगा बेंगलुरु, यानी बेंगलुरु 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में ईज ऑफ लिविंग की कसौटी पर पहला शहर है बेंगलुरु, यानी प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब बी होगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए। हाल ही में अंडमान निकोबार में किस पर्वत चोटी को का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो आपका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या सी, माउंट हैरियट। याद रखिएगा कि जो अभी फिलहाल में घटनासार की जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था उसकी दोनों कंप्लीट सीरीज आपको दी जा चुकी है
और उनमें कई सारे प्रश्न आपको यहाँ पे बहुविकल्प में दिख रहे होंगे। तो यानी कि यही फायदा होता है जब हम दो किसी प्रतिष्ठित पत्रिका को पढ़ते हैं, तो कई बार हमारा प्रश्न का रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो जिन लोगों ने उस सीरीज को नहीं देखा है वो उसको जरूर देख लें। और यहाँ प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब सी होगा। अगला प्रश्न संख्या 24 देखिए, मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो आपका सही जवाब होगा नीदरलैंड। यानी नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री मार्क रूटे, और ये लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हुए हैं, मार्क रूटे। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब होगा ए। प्रश्न संख्या 25 देखिए, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब होगा साकिब उल हसन। यानी साकिब उल हसन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। सही जवाब होगा ए। अगला 26वां प्रश्न देखिए, 26 प्रश्न में कहा गया कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो आपका सही जवाब होगा असम में। यानी कि पूर्वोत्तर भारत का जो पहला कौशल विश्वविद्यालय है उसको असम में स्टैब्लिश किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र वाली महिला पायलट बनी है? तो इसका सही जवाब होगा आयशा अजीज। यानी आयशा अजीज देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। और प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब होगा डी, आयशा अजीज। 28वां प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा भूमि के जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकी यूनिकोड जारी किया गया? तो आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने भूमि से जुड़े विवादों को निपटाने के लिए 16 अंकी यूनिकोड की व्यवस्था जारी की है। 28 प्रश्न का सही जवाब होगा सी, उत्तर प्रदेश। 29वां प्रश्न देखिए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के नए नागरिक नीति को लागू किया है? तो आपका सही जवाब होगा संयुक्त अरब अमीरात ने नई नागरिकता नीति को लागू किया है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 30 देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर के तौर पर कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा जमशेद जी टाटा। यानी जमशेद जी टाटा 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर के तौर पर इनको नामित किया गया है। अब यहां पर एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट है, कोरिलेट करना आवश्यक है। अभी आप लोगों ने पिछले लेक्चर में हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 के बारे में समझा था। जो ये हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 थी, इसमें नंबर 1 पे कौन थे? तो इसमें नंबर 1 पे इस वर्ष में, इस सेशन वर्ष में दान करने वाले नंबर 1 पे थे अजीम प्रेम जी, नंबर 1 पे थे। दूसरे नंबर पे शिव नादर थे, तीसरे नंबर पे मुकेश अंबानी थे, और चौथे नंबर पे कुमार मंगलम बिड़ला थे। ये एक सेशन में, एक वित्तीय वर्ष में इनके योगदान की तुलना की गई थी। लेकिन यहां प्रश्न पूछ रहा है कि 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर, तो यहां सही जवाब होगा जमशेद जी टाटा। प्रश्न संख्या 31 देखिए, प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया? तो आपका सही जवाब होगा असम। यानी असम वह स्टेट है जहां पे प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किया गया। यानी प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो सही जवाब होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। जिन लोगों को पीसीएस या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अतिरिक्त यूपी SSSC की परीक्षाओं को देना है, और खास तौर से जिनको लेखपाल की परीक्षा देनी है, उनके लिए इस तरह के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिनका सीधा संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय से हो। तो याद रखेंगे कि जेंडर संवाद कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब होगा बी। प्रश्न संख्या 33 देखिए, हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है? तो आपका सही जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम ने। यानी यूनाइटेड किंगडम ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान शुरू किया है, यूनाइटेड किंगडम। 33 प्रश्न का सही जवाब ए होगा। अगला देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है MPI, के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी राज्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा बिहार। अब यहां पर 2 प्रश्न सीधे और अतिरिक्त बन रहे हैं। सबसे पहले तो यह पूछा जा सकता है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? तो आपका सही जवाब होगा नीति आयोग द्वारा। फिर यह पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे गरीब राज्य कौन है? तो आपका जवाब होगा बिहार। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब होगा बी। प्रश्न संख्या 35 देख लीजिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेड का पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होगा इजराइल। यानी इजराइल के साथ भारत मिलकर एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय किया। यानी प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब सी होगा। 36वां प्रश्न देखिए, किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो सही जवाब होगा सोनम वांगचुक।
यानी सोनम वांगचुक वो भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भारतीय सेना के लिए सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब होगा डी। प्रश्न संख्या 27 देखिए, माई पैड माई राइट योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसे त्रिपुरा राज्य में शुरू किया गया। माई पैड माई राइट योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा त्रिपुरा में शुरू किया गया। इसका सही जवाब होगा 37 का ए। 38वां प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपका सही जवाब होगा अजय मल्होत्रा। इस प्रकार के प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना काफी अधिक होती है, यानी ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब होगा अजय मल्होत्रा, यानी प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब बी होगा। प्रश्न संख्या 39वां देखिए, नवंबर 2021 में चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब होगा महामहिम पेट्रा फियाला को, यानी महामहिम पेट्रा फियाला चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब ए होगा। 40वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा बी, नासा द्वारा, यानी नासा द्वारा दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली दोहरे क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण को प्रारंभ किया है, यानी प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब होगा बी, नासा। 41वां प्रश्न देखिए, एशियाई पैरालंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन किस जगह पर होगा? तो सही जवाब है ताशकंद, उज्बेकिस्तान। यानी कि जो एशियाई पैरालंपिक समिति है उन्होंने अभी हाल ही में यह घोषणा की है कि 2025 में जो एशियाई युवा पैरा खेल होंगे उनका आयोजन ताशकंद, उज्बेकिस्तान में होगा। प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब बी होगा। 42वां प्रश्न देखिए, भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ, उसका क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम है दोस्ती। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि दोस्ती सैन्य अभ्यास का जो 15वां संस्करण है वो किन देशों के तटरक्षकों के बीच हुआ? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में दोस्ती 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ। यह भी याद रखिएगा कि ये जो तीनों लोगों का सैन्य अभ्यास है वो कहां संपन्न हुआ? मालदीव में हुआ। क्रम के आधार पर 15वां है और इस जो सैन्य अभ्यास है इसको नाम क्या दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है दोस्ती, भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब होगा बी। 43वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उसकी पुस्तक दिल्ली ए सोलियो क्यों के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो आपका सही जवाब होगा एम मुकुंदम के लिए, यानी एम मुकुंदम को जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 मिला। किस पुस्तक के लिए मिला? तो दिल्ली ए सोलिलो क्यों के लिए उनको जेसीबी साहित्य पुरस्कार यानी एम मुकुंदम को मिला। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब होगा सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न संख्या 44 की तरफ। प्रश्न संख्या 44 में कहा गया कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियन में 50 किलोग्राम वर्ग के किस भारतीय खिलाड़ी को रजत पदक दिया गया? तो इसका सही जवाब होगा शिवानी पवार को, यानी शिवानी पवार वो भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें रजत पदक मिला है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। और किस वर्ग में मिला है? तो ये 50 किलोग्राम में इनको शिवानी पवार को यह पदक मिला है, रजत पदक। इसका सही जवाब होगा 44 का ए। 45वां प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य है? तो आपका सही जवाब होगा गोवा, यानी गोवा वो भारत का पहला राज्य है जो अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराएगा। 45 प्रश्न का सही जवाब डी होगा। 46वां प्रश्न देखिए, जापान द्वारा दुनिया की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम है फुगाकू, यानी फुगाकू। ये पूछा जाए कि दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन है? तो फुगाकू है। और किसके द्वारा इसको विकसित किया गया? तो ये जापान का है। ठीक है, यहां दो प्रश्न बनने की संभावना है, तो दोनों प्रश्नों पे आप अपना गौर करिए। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब सी होगा। 47वां प्रश्न है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है? तो आपका सही जवाब होगा भारत, यानी भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब ए होगा। 48वां प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार द्वारा पीएम एफएमई योजना की शुरुआत की गई है, इस योजना का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब होगा खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्यम के द्वारा जो योजना चलाई गई उसका नाम है पीएम एफएमई योजना, यानी प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब बी होगा। 49वां प्रश्न देखिए, 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय में किया गया, यानी 49 का सही जवाब ये होगा। इस प्रश्न को हम लोगों ने घटनासार के वन लाइनर में भी कवर किया था और यहां पर उसको देख रहे हैं, यानी छठे जो अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ था। 49 का सही जवाब होगा ए।
आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है 50वां प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय सेना खेलों यानी इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का 7वां संस्करण 2021 में कहां आयोजित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा रूस में। यानी इंटरनेशनल आर्मी गेम का जो 7th संस्करण है वो कहां पे आयोजित किया गया? तो वो रूस में आयोजित किया गया। आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। आप लोगों की तरफ से ऑनलाइन स्टडी ग्रुप के लिए जो सपोर्ट है वो काफ़ी सराहनीय है। मैं आज सार्वजनिक तौर पर आप लोगों के द्वारा जो सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज के सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। जल्द ही अगले सेशन को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।